Recording in progress. अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट वीक हमने वर्ल्ड वॉर टू के कॉजेस का डिस्कशन किया था, जिसमें ऑल द रीजंस वर डिस्कस्ड अबाउट व्हाई द वर्ल्ड वॉर टू स्टार्टेड एंड व्हाट वाज द स्केल ऑफ इवेंट्स और कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे और उसका इम्पैक्ट क्या था। आज का जो डिस्कशन होगा वर्ल्ड वॉर टू के की इवेंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें बहुत सारे मेजर इवेंट्स होते हैं जिसके पूरी तफसीलात में जाना तो मुश्किल है। एटलीस्ट उसके जो बेसिक इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं और जो नेम्ड इवेंट्स हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज ब्लिट्जक्रेग है। ब्लिट्जक्रेग कहते हैं लाइटनिंग अटैक्स को। लिटरल मीनिंग उसका लाइटनिंग अटैक है और ये टेक्निक जर्मनी ने इस्तेमाल की थी वर्ल्ड वॉर वन में। अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर वन वॉज फेमस फॉर ट्रेंच वॉरफेयर, यानी पहली मर्तबा ट्रेंचेस खोदकर कई महीने नहीं बल्कि साल साल तक ट्रेंचेस में सोल्जर्स रहे। एक किस्म का स्टेलमेट हो गया था, जंग कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की तरफ से जो टेक्निक इस्तेमाल हुई ब्लिट्जक्रीग क्या है कि कोऑर्डिनेटेड रैपिड अटैक्स। एक साथ में टैंक्स, जो उस वक्त में हाई स्पीड टैंक्स बने हुए हैं, वो भी जाएंगे। मोटर मोटर व्हीकल्स के साथ भी अटैक होगा, लोग भी फास्ट जाएंगे और फिर उनको सपोर्ट करेगी एयरक्राफ्ट्स। लुफ्टवाफ जर्मनी का हाँ, जर्मनी की एयरफोर्स थी जो उस जमाने में काफी स्ट्रांग हो गई थी। हालांकि दे हैड बीन बैंड फ्रॉम हैविंग एन एयरफोर्स, बट सीक्रेटली दे हैड मेड एन एयरफोर्स एंड इट वाज वेरी वेरी स्ट्रांग। तो एयरफोर्स सपोर्ट करेगी, लैंड से टैंक्स होंगे और लोगों का मूवमेंट भी रैपिड होगा और रैपिड ऑक्यूपेशन स्टार्ट करेगी। तो शुरू ही में जैसे हमने देखा था, दे हैड अनेक्स्ड पार्ट ऑफ जेकोस्लोवाकिया एंड ऑस्ट्रिया। वर्ल्ड वॉर वन का ऑफिशियल स्टार्ट इन्वेजन ऑफ पोलैंड से होता है, जो अगेन ब्लिट्जक्रीग के जरिए से काफी फास्ट ऑक्यूपेशन हो जाता है। तो दिस इज बर्लिन एट द एंड ऑफ at the start of the second world war। जर्मनी बेसिकली इनिशियली ऑस्ट्रिया और जेकोस्लोवाकिया ऑक्यूपाई हो गया। अब द थिंग इज, even though Hitler is against communism, even though he is against the Jews, he is entering into a pact with Moscow। रशिया के साथ पैक्ट कर रहा है और दोनों का मकसद क्या है कि जो दरमियान में कंट्री है, यहाँ अ, ये जो दो कलर्स के दरमियान में जो व्हाइट पार्ट है, दैट इज पोलैंड बेसिकली। तो पोलैंड का ऑक्यूपेशन शुरू हो रहा है और दोनों मिलके पोलैंड को ऑक्यूपाई करते हैं, बर्लिन एंड मॉस्को। एक तरफ से जर्मनी, एक तरफ से रशिया, दोनों आपस में पैक्ट करते हैं, पीस का पैक्ट। और पोलैंड को फ्यू वीक्स विथ इन फ्यू वीक्स द एंटायर पोलैंड इज ऑक्यूपाइड एंड पोलैंड इज द कंट्री वेयर मैक्सिमम कंसंट्रेशन कैंप्स आर मेड। जो सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप था ऑस्ट्रिच का, वो भी पोलैंड में है। तो वार्सो ऑक्यूपाई हो गया विथ इन ए फ्यू वीक्स ऑफ बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू। फिर दूसरा दूसरी try to cut the strategic iron ore route that passes through. दूसरी तरफ फ्रांस और इंग्लैंड है। अब पिछली मर्तबा क्या हुआ था कि एक ही साथ में दोनों तरफ वॉर छिड़ गई थी, ईस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट। और हिटलर जानता था कि फिर से दोनों फ्रंट्स में वॉर करना है तो मुश्किल होगा। तो एक तरफ तो रशिया के साथ पैक्ट कर लिया है, पोलैंड ऑक्यूपाई हो गया। अब उसके बाद से उसने फोकस शिफ्ट किया वेस्ट की तरफ। अब यहाँ चूंकि फ्रांस हैड ऑलरेडी फेस्ड जर्मनी अर्लियर वर्ल्ड वॉर वन में, तो फ्रांस अपने प्रोटेक्शन के लिए एक फोर्टिफिकेशन बनाते हैं। हाँ, जहां मैं लाइन मार्क कर रहा हूँ,
दिस इज द कॉमन बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। तो यहाँ एक लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशंस कॉल्ड द मैजिनॉट लाइन। तो वो लाइन बनाए हुए हैं फ्रांस अपने प्रोटेक्शन के लिए, बट दैट इज स्ट्रेटेजिकली नॉट वेरी गुड, बिकॉज जर्मनी कैन अटैक थ्रू अदर कंट्रीज। बाकी जो कंट्रीज हैं जो व्हाइट में नजर आ रहे हैं, दे आर न्यूट्रल कंट्रीज, बट जर्मनी अटैक्स देम। ऊपर नॉर्थ की तरफ पहले बढ़ते हैं। नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो डेनमार्क और नॉर्वे, सारा ऊपर नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट तक, नॉर्वे तक पहुंच गए। फिर उसके बाद फिर उसके बाद बेल्जियम, लक्समबर्ग, वो कंट्रीज के थ्रू पेरिस को आया जाता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि काफी एक बड़ा मेजर इवेंट जो नेम्ड इवेंट है अगेन, वो वो डंकर्क है। डंकर्क, वर्ल्ड वॉर 2 चूंकि काफी बड़ा इवेंट था तो मल्टीपल मूवीज भी बने थे। तो उसमें एक अ, काफी फेमस मूवी डंकर्क के नाम से, उसमें क्या है बेसिकली, ये जो इमेज नजर आ रहा है इस वक्त में, यहाँ क्या हुआ है, मैजिनॉट लाइन तो एक तरफ रह गई, इसको क्लियर कर देंगे। मैजिनॉट लाइन को बाईपास करते हुए थ्रू बेल्जियम, जर्मनी हैज अटैक्ड फ्रांस। और चूंकि ब्रिटेन हैड आल्सो डिक्लेयर्ड वॉर, ब्रिटेन के फोर्सेस लैंड हुए हैं फ्रांस में हेल्प करने के लिए। तो यहाँ जो मैप्स नजर आ रहे हैं, तो एक है ब्रिटेन, यूके का मैप, ब्रिटेन का मैप। तो वहां से ब्रिटिश की आर्मी लैंड हुई है और जर्मनी पर अटैक करने की कोशिश में है। लेकिन जर्मनी हैज रैपिडली एंटर्ड फ्रांस थ्रू बेल्जियम एंड लक्समबर्ग एंड हैज एनसर्कल्ड ब्रिटिश आर्मी। तो ब्रिटेन की आर्मी तीनों तरफ से घिरी हुई है, और सिचुएशन वाज सो ग्रेव कि अगर थोड़ा भी डिले होता तो ब्रिटिश आर्मी वुड हैव बीन एनिहिलेटेड, जबरदस्त नुकसान हो जाता। तो उस वक्त में जो डंकर का एक पोर्ट का नाम है बेसिकली, वो समंदर का, तो अब लंदन से यानी यूके यानी ब्रिटेन से रेस्क्यू ऑपरेशन होता है डंकर्क में। तो वहां से नियरली 10,000 शिप्स, वो भी बड़े शिप्स नहीं, बड़े शिप्स तो बॉर्डर इस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो छोटे छोटे फिशरमैन की फिशिंग के बोट, रिक्रिएशन के बोट्स, जो बोट्स उनको मिल सकते हैं, वो सारे के सारे एक साथ आते हैं। आकर वहां से आर्मी को बचा कर ले जाने में कामयाब होते हैं। काफी काफी लोग बचकर निकल निकल जाते हैं, अदरवाइज इट वुड हैव बीन ए वेरी वेरी ह्यूज डिजास्टर फॉर इंग्लैंड। तो फ्रांस को एंटर हुआ, जर्मनी एंटर होता है ऊपर से, और अगेन ब्लिट्जक्रीग इज देयर स्ट्रेटजी। दे आर वेरी वेरी रैपिड, एंटर वेरी वेरी फास्ट एंड चेज द ब्रिटिश आउट। और फिर फ्रांस को ऊपर से ऑक्यूपाई करना शुरू करते हैं। एंड विथ इन ए फ्यू मंथ्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर, अभी 1940 ही है, 39 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुई है, फ्रांस इज टोटली कैपिटुलेटेड, पेरिस इज ऑक्यूपाइड एंड फ्रांस सरेंडर्स। और इसी वक्त में जब वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म पर जो ट्रीटी की गई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई, तो वो जो रेलवे कंपार्टमेंट में की गई थी, उसी कंपार्टमेंट में हिटलर गोस इन, writes his terms of the treaty and comes out, and the French have to sign without any negotiations। तो अपना रिवेंज पूरा कर लेता है। और फ्रांस का लोअर पार्ट जो है, वहाँ एक टेम्पोररी गवर्नमेंट बनती है, विची विची गवर्नमेंट के नाम से। फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, डेनमार्क, नॉर्वे, पूरा अप टू नॉर्थ ऑफ यूरोप कवर हो गया। तो एवरीथिंग इज नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ जर्मनी। वेस्ट में, ईस्ट में पोलैंड कवर हो गया है। अब नीचे, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन बचा है जर्मनी के पास कि वो ग्रेट ब्रिटेन को अटैक करे। And हम ग्रेट ब्रिटेन को अटैक करने के लिए समंदर दरमियान में है, द इंग्लिश चैनल इज इन बिटवीन। तो फ्रांस को अटैक कर लिया है। तो फ्रांस के बॉर्डर में, फ्रांस से जो पोर्ट लगा हुआ है, जो समंदर लगा हुआ है, वो पूरे समंदर के किनारे में जर्मनी सेट्स अप इट्स फोर्टिफिकेशंस, बेसिकली यूनिट सेटअप करते हैं, और वहां से प्लान करते हैं अटैक करने को ग्रेट ब्रिटेन से। वर्ल्ड वॉर 1 में जो ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी में लड़ाई हुई थी, उसमें समंदर का
समंदरी लड़ाई यानी नेवी और यू बोट और सबमरीन से जो लड़ाई हुई थी काफी सिग्निफिकेंट थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में मेन जो लड़ाई होती है वो हवाई लड़ाई, एयरफोर्स के जरिए से। तो लुफ्टवाफ, जर्मन का एयरफोर्स काफी स्ट्रांग, काफी वेल ट्रेन्ड पायलट्स। तो दे मेक ए प्लान ऑफ कॉल्ड ऑपरेशन सी लायन, कि वहां से इंग्लिश चैनल क्रॉस करते हुए डायरेक्ट इंग्लैंड पर अटैक करना। एंड दे स्टार्ट अटैकिंग। तो अटैक्स में इनिशियली तो दे आर क्वाइट सक्सेसफुल। वहां के एयर स्ट्रिप्स और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। रॉयल एयरफोर्स इज द एयरफोर्स ऑफ ब्रिटेन, और वो उनके और लुफ्टवाफ के दरमियान में जंग जंग छिड़ गई है। लेकिन ब्रिटेन आज तक भी अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है कि रॉयल एयरफोर्स दे गो ऑल आउट। बहुत ज्यादा ब्रेवरी के साथ, बहुत ज्यादा हिम्मत के साथ वो लड़ते हैं, एंड दे आर सक्सेसफुल इन सेविंग ब्रिटेन। अगर ये एक पार्ट जर्मनी कवर कर लेता, कि अगर जर्मन एयरफोर्स हैड बीन एबल टू डिस्ट्रॉय ब्रिटिश एयरफोर्स, देन तो ब्रिटेन भी ऑक्यूपाई हो जाता। शुड हैव बीन ए ह्यूज डिजास्टर फॉर द एंटायर वर्ल्ड एक्चुअली। तो ब्रिटिश एयरफोर्स फाइट्स देम, बैटल ऑफ ब्रिटेन उसको कहते हैं। एंड आज तक भी वहां के ब्रिटेन जो है दे फील प्राउड। नेवर वाज सो मच ओड बाय सो मेनी टू सो फ्यू। जो एयर एयर के पायलट्स हैं उस जमाने के, जो रॉयल एयरफोर्स के थे, उन पर उनके बारे में, बैटल ऑफ ब्रिटेन की विक्ट्री के बारे में पोस्टर बना। कि विंस्टन चर्चिल उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था। ही डिक्लेयर्ड दैट वी आर नॉट गोइंग टू सरेंडर एट एनी कॉस्ट, वी विल फाइट टिल द लास्ट मैन। तो 1940 अक्टूबर 31, एक साल हुआ है बस वर्ल्ड वॉर शुरू होके, सितंबर 39 से अक्टूबर 1940 में 40 तक। तो पूरा यूरोप तकरीबन ऑक्यूपाई हो गया। ब्रिटेन एक बच गया, ब्रिटेन की एक हिफाजत हो गई। ब्रिटेन की हिफाजत में दो तीन चीजें थी। एक तो रडार का इस्तेमाल था, जैसे पहले भी बात आई थी कि ब्रिटेन हेड सेटअप रडार स्टेशन, जिससे इंफॉर्मेशन उनको मिलता था कि कब आ रही है। दूसरी बात ये थी कि जब लुफ्टवाफ इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू टैकल द ब्रिटिश टॉयलेट्स, दे स्टार्ट अटैकिंग लंदन। लंदन सिटी को अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो उनका फोकस एयरफील्ड्स वगैरह से शिफ्ट हो गया, लंदन सिटी में बमबारी हो रही है। तो रडार से मालूम हुआ कि फ्लाइट्स आ रहे हैं, तो सायरन्स बजते थे, लोग बंकर्स में चले जाते थे, हिफाजत का निजाम होता था। और इन रिटेलिएशन ब्रिटेन, रॉयल एयरफोर्स स्टार्टेड अटैकिंग बर्लिन। तो यहाँ भी शहरों पर सिविलियंस पर अटैक शुरू हो गए, जो इससे पहले नहीं नहीं हुआ करते थे। तो बहरहाल बैटल ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन इज एबल टू सेव इटसेल्फ। अब इस तरफ तो, वेस्ट की तरफ तो ब्रिटेन के अलावा पूरा ऑक्यूपाई हो गया है। अब फिर से वापस नेक्स्ट जो है, हिटलर starts focusing on the east. In history to attack USSR, which now passes de facto into यहाँ अगर देखें तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बारबरोसा। इटालियन फोर्सेस मिले हुए हैं साथ में, और जो दरमियान के कंट्रीज थे, जर्मनी से लेकर नीचे टर्की तक के दरमियान की कंट्रीज, जिसमें बल्गारिया, रोमानिया, आ, वो कंट्रीज हैं, तो वो पहले ही से इनके साथ अलाइड थे। उनका ऑक्यूपेशन हो गया, वो साथ में मिल गए, इटालियन फोर्सेस ज्वाइन हो गए। तो सब मिलकर सबसे बड़ा आर्मी का यूनिट, तो इट्स अबाउट नियरली 3.1 मिलियन की आर्मी, मतलब 31 लाख लोगों की आर्मी रशिया को अटैक करती है। हालांकि शुरू में पैक्ट कर लिया था रशिया से पोलैंड को अटैक करते हुए, लेकिन अब यहाँ डायरेक्ट रशिया पर अटैक शुरू हो जाता है जर्मनी और इटाली की तरफ से। एंड अगेन दे प्रोग्रेस वेरी वेरी रैपिडली, काफी रैपिड अंदाज से पहुंचते हैं। और पहुंचकर तीन मेजर सिटीज रशिया के, तीन रशिया के मेजर सिटीज तक आ, उनका उनकी पहुंच हो जाती है, और लेनिनग्राड, मॉस्को और स्टालिनग्राड। ऑपरेशन बारबरोसा, जिसमें अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री यूनिट, 32 लाख कोई मामूली बात नहीं है। 31 लाख, 31 लाख सोल्जर्स आर पार्टिसिपेटिंग। टैंक्स हैं और गन्स हैं और जो जो हो सकता है सब है। तो वहां तक पहुंचकर दे आर ऑन द गेट्स ऑफ मॉस्को।
और लेनिनग्राड को सीज हो, मतलब पूरे लेनिनग्राड को सराउंड कर लेते हैं, मॉस्को के गेट तक पहुंच गए हैं, स्टालिनग्राड तक पहुंचे हैं। अब यहाँ क्या होता है, दो तीन चीजें होती हैं। लेनिनग्राड में द siege of Leningrad lasts for about 287 days, which is a very 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 long time। 2.5 साल तकरीबन, 2.5 साल तक एक शहर को कवर करके रखना, उनके पूरे सप्लाईज को कट ऑफ करते हुए। अ, तो नियरली 10 लाख, 10 लाख लोग भूख से मरते हैं लेनिनग्राड शहर, बिकॉज ऑफ द सिज। अगेन यहाँ सिविलियंस की डेथ हो रही है। मॉस्को के गेट तक पहुंचे हैं, मॉस्को के अंदर दाखिल नहीं हुए हैं। और स्टालिनग्राड में पहुंचने पहुंचने तक वहां की सर्दियां शुरू हो गई, तो दे हैड टू स्टॉप। वेस्ट की तरफ ज्योग्राफी ने उनकी हिफाजत की, समंदर दरमियान में आ गया था, अटैक पूरा नहीं हो सका। ईस्ट की तरफ वेदर ने उनकी हिफाजत की कि हाँ, कोल्ड वेदर की वजह से और स्नो कंडीशंस की वजह से, जिसमें रशियन ज्यादा सुटेड है फाइट करने के लिए, तो वो उसकी तरफ नहीं पहुंच पाए और वहां जाकर उनको रुकना पड़ा। तो विथ इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ 2 years, इमेजिन करें कि 1939 में सितंबर 1 को शुरू हुआ है इन्वेजन ऑफ पोलैंड, वहां से लेकर 1941 के अंदर अंदर एंटायर यूरोप इज इन द हैंड्स ऑफ जर्मनी। ऑस्ट्रिया, हंगेरी, चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा, रोमानिया, बल्गेरिया, वो एरियाज, प्लस रशिया का काफी हद तक का हिस्सा, मॉस्को तक का। और उधर वेस्ट में फ्रांस, बेल्जियम, लक्समबर्ग, डेनमार्क, और ऊपर की तरफ जाएं तो डेनमार्क, नॉर्वे, ये सारे के सारा अंदर अंडर जर्मन इन्फ्लुएंस है। स्पेन एक ऑक्यूपाई नहीं हुआ है, ब्रिटेन एक ऑक्यूपाई नहीं हुआ है। और नीचे जो इटाली है, इटाली इज इटाली इज अटैकिंग एंड वर्किंग इन नॉर्थ अफ्रीका। थोड़े से फोर्सेस सपोर्ट कर रहे हैं रशिया को ऑक्यूपाई करने के लिए, और इटाली के बाकी फोर्सेस जो हैं वो नीचे की तरफ नॉर्थ अफ्रीका में, जिसमें इथियोपिया बेसिकली, अबिसिनिया जिसे उस वक्त में कहा जाता था, हबशा, वो एरियाज कवर हो रहे हैं, और लीबिया को कवर कर रहा है इटाली। उधर जापान क्या कर रहा है इसी जमाने में, 1942 से पहले पहले, 1939 से लेकर 1942 तक, ये भी अगेन 2-2.5 साल के अरसे में जापान हैज ऑक्यूपाइड ऑल ऑफ दीज आइलैंड्स। जापान है तो बहुत छोटा सा एक तरफ में, लेकिन मंचूरिया को ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर लिया था 1931 में ही। तो अकॉर्डिंग टू द चाइनीज पीपल, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड इन 1931, नॉट इन 1939। तो मंचूरिया ऑक्यूपाई हो गया था, चाइना चाइना के अंदर घुसकर काफी अंदर पहुंच गया था। चाइना के अंदर सिविल वॉर ऑलरेडी चल रहा था, जिसकी वजह से वो कमजोर भी थे, डरे हुए भी थे। तो जापान इज ऑक्यूपाइंग मंचूरिया, कोरिया, चाइना। और इधर साउथ की तरफ पूरे फिलीपीन आइलैंड्स, जहाँ बात आई थी कि मनीला जैसा शहर 80% डिस्ट्रॉय हो गया था। फिर इंडोनेशिया का पूरा इलाका, फ्रेंच इंडो चाइना जो अब वियतनाम है, सियाम और बर्मा और इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच गया था जापान। एंड जापान ऑल्सो यानी caused lot of civilian casualties। चाइना में खुद 10 लाख लोग लेबर के कैंप्स में थे, नहीं 10 लाख नहीं, तकरीबन 1 करोड़ लोग, 10 मिलियन लोग लेबर कैंप्स में और कंसंट्रेशन कैंप्स की ही तरह, बल्कि फोर्स लेबर में उनको डाल दिया गया था। तो जापान विद इन 1942 has occupied all of these Southeast Asian countries and has come to the borders of India। दूसरा एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है पर्ल हार्बर का, इंशाल्लाह वो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली विद इन द फर्स्ट 2 years of World War II, Germany has dominated entire Europe, and Japan has occupied all the Southeast Asian countries and has reached up to India. And significant part of China is also occupied by such a small country of Japan। इसके बाद फिर वो डाउनफॉल उनका कैसा होता है और इम्पैक्ट क्या होता है, वो इंशाल्लाह अगले सेशन डिस्कस करेंगे। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।